जी ऐसा जी आबिद जी जैसा कि मैंने पहले बताया था कि आपने ये पोर्शन जो अब दिया है ये आप इसको असाइनमेंट में कर लीजिएगा। नाउ वी आर गोइंग टू मूव टुवर्ड द नेक्स्ट टॉपिक। उसका आज हम देखते हैं कि वो क्या चीज़ है। और द न्यू टॉपिक इज नोन एज प्रोसेस सिलेक्शन। ठीक है जी। प्रोसेस सिलेक्शन एंड फैसिलिटी लेआउट। अब प्रोसेस सिलेक्शन क्या है? प्रोसेस सिलेक्शन ऑब्वियसली जो भी प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं उसके प्रोसेसेस किस तरीके से होंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग किस तरीके से होगी, ये तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है जिसके थ्रू गुजर के हमने अपनी फाइनल प्रोडक्ट बनानी है, फ्रॉम फ्रॉम 0 to 100%, ये तमाम का तमाम जो प्रोसीजर है इसको हम प्रोसेस कहते हैं कि इस प्रोसेस से गुजर के ये प्रोडक्ट बनेगा। ऑब्वियसली कोई भी प्रोडक्ट बनाना हो, हाथ का काम से लेके मशीनिंग उसमें अगर इस्तेमाल हो, मशीनरी इस्तेमाल हो रही है, तो वो ऑब्वियसली कोई ना कोई प्रोसेस ऐसा है जिसके तहत हमें होमोजीनियस प्रोडक्ट्स जो हैं वो मार्केट में अवेलेबल हैं, एक जैसी आइडेंटिकल प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती हैं। तो हमें देखना चाहिए कि अगर एक प्रोडक्ट दूसरे से मिलती जुलती है तो ऑब्वियसली इट हैज़ गॉन थ्रू सम प्रोसेस। लेट्स सी व्हाट इज अ प्रोसेस सिलेक्शन। It refers to the way an organization chooses to produce its goods or services। ये एक तरीका है जिसके जरिए आपकी ऑर्गेनाइजेशन सिलेक्ट करती है और डिफरेंट तरीका कार को और उसे फाइनल करती है और फिर उसी के तहत, उसी एक तरीके कार के तहत तमाम के तमाम प्रोडक्ट्स की जो है वो प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है और उसको प्रोड्यूस किया जाता है। या तो वो प्रोडक्शन के अंदर आएगा या तो वो सर्विसेज के अंदर आएगा कि एक ही तरीके कार से गुजर के आपको जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो प्रोवाइड की जाए। सेकंड पॉइंट इज इट टेक्स इनटू अकाउंट सिलेक्शन ऑफ टेक्नोलॉजी, कि आपने टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करनी है, आपकी कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, आपकी लेआउट फैसिलिटीज का क्या है एंड डिजाइन ऑफ वर्क सिस्टम्स कैसा है। इसमें दो चीजें हमें पहले से पता है। टेक्नोलॉजी, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी इंप्रूव करती जा रही है, मैन इज बीइंग रिप्लेस्ड बाय मशीनरी और मशीनरी का इस्तेमाल ज़्यादा होता जा रहा है और वर्क फोर्स का इस्तेमाल कम होता जा रहा है। तो उसके अलावा सेकेंड चीज इज कैपेसिटी प्लानिंग। कैपेसिटी प्लानिंग वी ऑलरेडी हैव डन कि कैपेसिटी प्लानिंग होती क्या है, कैपेसिटी इंक्रीज क्यों की जाती है, कैपेसिटी डिक्रीज क्यों की जाती है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कैपेसिटी डिक्रीज किस तरह से हो जाती है। और जब भी हमने कोई नई कैपेसिटी इम्प्रूवमेंट करनी है या इन्हेंसमेंट करनी है या कैपेसिटी की प्लानिंग करनी है आगे, तो उसको किस तरीके से किया जाएगा। थर्ड इज ले आउट ऑफ द फैसिलिटीज। फैसिलिटीज को का जो लेआउट है वो कैसे हम डिजाइन करेंगे, कि आपने जो जो मशीन है, जो जो आपने वर्कशॉप जो इस्तेमाल करनी है उसको हम ऊपर नीचे किस तरीके से लगाएंगे, उनकी प्लेसमेंट क्या होगी और मशीन किस तरीके से हम इस्तेमाल करेंगे। आप जैसे ही जाते हैं किसी पेट्रोल स्टेशन के ऊपर, तो आपको पेट्रोल जो पंपिंग स्टेशंस हैं छोटे छोटे वो नजर आते हैं। वो किस तरीके से प्लेस हुए होते हैं, वो प्लेस इस तरीके से हुए होते हैं कि आपकी एक कार भी वहां पे आ सकती है, आपकी एक मोटरसाइकिल भी वहां पे जा सकती है। और जो डीजल के लिए ट्रक्स और हैवी मशीनरी है उसके लिए स्पेसिफिक उन्होंने टर्मिनल्स बनाए होते हैं और उन टर्मिनल्स के ऊपर जाके तो वो जो डीजल और जो बड़ी गाड़ियां हैं वो अपनी डीजल की फिलिंग करवाती हैं। तो आप ये देखेंगे आपको वहां पे भी नजर आएगा। सर्विस स्टेशन साथ ही बने होते हैं, वो किस जगह पे लोकेटेड होते हैं, उनके अंदर फैसिलिटीज या सर्विसेज किस तरीके से प्रोवाइड की जाती हैं। और आप देखेंगे कि ऑयल चेंज की फैसिलिटी सेपरेट बनी हुई है और ये एक बड़े अच्छे मुनज़्ज़म तरीके से इन्होंने तमाम ऑपरेटर्स अपने लगाए हुए हैं। कोई ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पे आप घुसे हैं और आपको पता नहीं चल रहा कि आपने ऑयल चेंज कहाँ से करवाना है, आपने पेट्रोल कहाँ से भरवाना है, आपने सर्विस कहाँ से करवानी है। यू विल सी कि ईच एंड एवरी एरिया इज डिटरमिन्ड और उसको सेपरेटली आप नोटिस कर सकते हैं और आप फिर वहां से अपने काम करवा के तो आप जा सकते हैं। दिस इज ले आउट ऑफ द फैसिलिटीज। इसी तरीके से कंपनीज के अंदर आ जाएं तो कंपनीज के अंदर भी
जो ये लेआउट है इसके ऊपर बड़ी तवज्जो दी जाती है कि आपको कोई काम दोबारा से ना करना पड़े। आपका एक प्रोडक्ट अगर एक प्रोसेस में से गुजरे तो उसे उस प्रोसेस में दोबारा ना आना पड़े। इसके लिए ये क्वालिटी इंस्पेक्शंस भी करते हैं। और उसके बाद आपकी फैसिलिटी का लेआउट ये होता है कि आपको कम अज कम कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से अगर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में आपकी प्रोडक्शन हो रही है तो एक डिपार्टमेंट से जब एक प्रोडक्ट गुजरता है तो ऑब्वियसली उसको दूसरे डिपार्टमेंट भी उसके साथ ही लोकेटेड होगा और ये जो फिजिकल डिस्टेंसेस हैं ये इतने ज़्यादा नहीं होंगे। और अगर डिस्टेंसेस ज़्यादा हैं तो उसके लिए एक प्रोसीजर सेट होगा कि एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से दूसरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में प्रोडक्ट्स को किस तरीके से ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जो लेआउट होगा फैसिलिटीज़ का दैट वुड बी डिज़ाइन बिफोर जो है ना इसकी इम्प्लीमेंटेशन या इसको प्रैक्टिकल करने से पहले इसको डिज़ाइन किया जाएगा। डिज़ाइन ऑफ वर्क सिस्टम भी सेम ही तरीके का है। और नेक्स्ट आ जाते हैं हम थर्ड प्रोसेस की तरफ। प्रोसेस सिलेक्शन इज अ नेचुरल एक्सटेंशन ऑफ सिलेक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। अब जब नए प्रोडक्ट्स और सर्विसेज या किसी भी फील्ड में आप जाते हैं, आप या अपनी नई प्रोडक्शन की फैसिलिटी बनाना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप देखेंगे कि यार हाउ यू आर गोइंग टू प्रोवाइड दैट सर्विस या हाउ आर यू गोइंग टू प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट। आप ये दो चीजें देखेंगे और उसके आप सबसे पहले एसओपीज बनाएंगे, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनाएंगे और वो प्रोसीजर्स आप सेट करेंगे। और उसके बाद आप फिर देखेंगे कि यार इन प्रोसीजर से गुजर के प्रोडक्ट बनता है। और वो डिफाइन करने के बाद जो आप ऑब्वियसली ये डेफिनेशन आप खुद से नहीं कर सकते। यू हैव टू गेट इन द एक्सपर्ट्स। वो एक्सपर्ट्स आपको बताएंगे कि सर ये प्रोडक्ट है ये इस तरीके से बनेगा एंड विद देम यू फाइनलाइज द प्रोसीजर्स। और जो नए प्रोडक्ट और सर्विसेज के लिए आप प्रोसेस सिलेक्शन करते हैं देन दैट प्रोसेस इज इम्प्लीमेंटेड। ठीक है जी। अब वी हैव गॉन थ्रू द कैपेसिटी प्लानिंग एज वेल। नाउ we have to take into consideration different things। जब भी हम प्रोसेस सिलेक्शन करते हैं तो ऑब्वियसली कैपेसिटी के हिसाब से ही हमें अपने प्रोसेसेस की सिलेक्शन करनी पड़ती है और फैसिलिटी का लेआउट करना पड़ता है। अब अब आपने थोड़ी सी ज्यादा तवज्जो देनी है। एंड ऑर्गेनाइजेशंस प्रोसेस स्ट्रेटजी वुड इंक्लूड। अब जब एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रोसेस स्ट्रेटजी है उसके लिए तीन चीजों का होना जरूरी है। वो उसके उसके सामने तीन जो डिफरेंट टास्क आ जाते हैं वो ये है मेक और बाय डिसीजन, कैपिटल इंटेंसिटी या प्रोसेस की फ्लेक्सिबिलिटी। तीन चीजें हैं जी। उसमें सबसे पहले है जी मेक एंड बाय डिसीजन। अब मेक एंड बाय डिसीजन के लिए क्या रीजन हो सकती है? सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पूरी दुनिया में आउटसोर्सिंग का एक कॉन्सेप्ट है। वो आउटसोर्सिंग का कॉन्सेप्ट यहाँ पे बात की जा रही है। आउटसोर्सिंग से मुराद ये है कि इफ यू आर नॉट गुड एट मैन्युफैक्चरिंग और गिविंग अ सर्विस या प्रोडक्ट आप बनाने में अच्छे नहीं हैं और आप उसको कहीं और से बनवा लेते हैं या वो सर्विसेज कहीं और से एक्वायर कर लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एज आउटसोर्सिंग। और मेक और बाय का मतलब ये है कि आप इस प्रोडक्ट को बनाएंगे या कहीं से बाहर से परचेज कर लेंगे। तो अगर इफ यू डोंट हैव द ability to make that product then you will definitely buy that product, but if you have the ability to make that product और आप उसे बाय भी कर सकते हैं, मार्केट में भी अवेलेबल है, देन यू हैव टू कीप इनटू कंसिडरेशन डिफरेंट टास्क और डिफरेंट थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल इज आपकी जो अवेलेबल कैपेसिटी है वो कितनी है। आया आपके पास इतनी कैपेसिटी है कि आप जो नया प्रोडक्ट सोच रहे हैं वो बना भी सकें अपनी फैसिलिटी के अंदर, आपके पास मशीनरी उसकी है, या आप सिंपली आपको बना सकते हैं प्रोडक्ट लेकिन यू हैव द कैपेबिलिटी लेकिन आपके पास दूसरे रिसोर्सेज नहीं, आपके पास ह्यूमन कैपिटल नहीं है, आपके पास टाइम नहीं है उसको बनाने का, आपके पास उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए और जो है वो कैपिटल नहीं है। मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है। इसके बाद सेकंड जो आपके पास ऑप्शन आती है वो आपके पास एक्सपर्टीज है इस प्रोडक्ट को बनाने की। डू यू हैव द स्पेसिफिक लेबर फोर्स जिसके पास ये एक्सपर्टीज हो और आपकी मशीनरी के अंदर कैपेबिलिटी भी हो। आपकी मशीनरी सिंपली ये ना हो कि वो
ये प्रोडक्ट ही बना सकती है तो दूसरी प्रोडक्ट ना बना सकती, तो उसके ऊपर आप ये प्रोडक्ट नहीं बना सकेंगे। तो दैट मीन्स दैट मशीनरी इज नॉट मेड फॉर दैट स्पेसिफिक पर्पस। ये मशीनरी की एक्सपर्टीज समझ लें और बंदे की भी एक्सपर्टीज समझ लें कि एक बंदा किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो सकता है। अब तो चाइना की ऐसी ऐसी मशीन आ रही है कि आप उसके अंदर उसको डिज़ाइन दें तो वो फौरी तौर पे आपको डिफरेंट किस्म के डिज़ाइन जो है वो कंप्यूटर एडेड वो बना के दे सकती है, और एक मशीनरी जो है ना डिफरेंट टास्क परफॉर्म कर रही है। लेट्स गो टू द थर्ड, क्वालिटी कंसिडरेशन। जो क्वालिटी आपको चाहिए आप वो अपने पास बना सकते हैं या उससे बेहतर क्वालिटी आपको मार्केट से मिल सकती है। और नेक्स्ट इज नेचर ऑफ डिमांड। आप इसकी नेचर ऑफ डिमांड को समझें कि आपके जो प्रोडक्ट है वो आप अपने लिए तो इस्तेमाल कर ही रहे हैं, आया इसकी वन टाइम यूज है, आया इसका आपको रेगुलर यूज करना है अपने प्रोडक्ट को, या आपको रेगुलरली बेसिस के ऊपर चाहिए या एक टाइम के लिए ही आपको चाहिए। तो ये बड़ा डिपेंड करती है। अगर आपको एक दफ़ा के लिए ही चाहिए मीन्स एक महीने में आपको डिमांड है, उसके बाद आपको साल तक इसकी कोई डिमांड नहीं आएगी, तो देन यू विल प्रेफर टू बाय इट फ्रॉम द मार्केट rather than making this at your own premises। और उसके बाद जो सबसे बड़ा जो फैक्टर आता है दैट इज कॉस्ट रेलिवेंट, कि उस जो नया प्रोडक्ट आप बनाएंगे उसकी कॉस्ट क्या आएगी। आया इसकी कॉस्ट, सपोज कोई प्रोडक्ट है वो आप अपने पास बनाते हैं तो उसकी कॉस्ट आपको 10 रुपीज आती है, और ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू मेक अ सिंगल प्रोडक्ट, यू आर गोइंग टू मेक लार्ज क्वांटिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। आप 10 रुपए का प्रोडक्ट बना रहे हैं लेकिन मार्केट में वो 7 रुपए का अवेलेबल है, तो आया either you are going to purchase a 7 rupee product or either are you going to keep on producing 10 rupees product. So the answer would be that you will definitely go for a product which is available in the market for rupees 7 than making a product which will cost you 10 rupees। 3 रुपए का डिफरेंस आपको, 3 रुपए का डिफरेंस छोटा सा एक प्रोडक्ट के अंदर छोटा सा नजर आएगा, लेकिन इफ यू आर मेकिंग 1 लाख प्रोडक्ट्स देन दैट 3 रुपीज डिफरेंस विल बी 3 लाख रुपीज। ये और ये छोटी अमाउंट नहीं है, 3 लाख रुपए के ऊपर आपको प्रोडक्ट की कॉस्ट इंक्रीज कर जाती है। और आपको तो पता ही है जैसे कि बड़ी कंपनीज हैं उसमें मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो दैट विल कॉस्ट द मिलियंस। तो जो फाइनेंस मैनेजर है या आपकी फाइनेंसिंग की टीम है जो दे विल नॉट बी हैप्पी कि आपने इसको अपने पास प्रोड्यूस किया हालांकि मार्केट में ये आपको सस्ता अवेलेबल था। तो कॉस्ट इज अ बेसिक फैक्टर, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। इसके अलावा रिस्क है। रिस्क क्या है जी कि इफ यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज आइदर योर प्रोडक्ट विल वर्क फाइन, आपके पास एक्सपर्टीज नहीं थी, आपने उसको मेक का डिसीजन कर लिया, तो क्या करेंगे आप उसको मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर देंगे, उसके अंदर आपको कुछ आइडिया नहीं था तो उसके मटेरियल का या उस क्योंकि यू डू नॉट हैव द एक्सपर्टीज तो आपने लो क्वालिटी मटेरियल तैयार कर दिया जिससे आपकी तमाम प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट आया। तो रिस्क इज बेसिकली a major thing। आप क्या करेंगे, you will buy a product which has a good repute in the market, you will get the opinion of a people who are selling it or who have recently purchased that item or who have been using that product for from a long time। तो आप उनसे अपने रिस्क की वैल्यूएशन कर लेंगे कि यार मार्केट में जो प्रोडक्ट अवेलेबल है ये अच्छी है, इसको हम डेफिनेटली यूज कर लेते हैं इंस्टेड ऑफ मेकिंग इट बाय आवर ओन सेल्फ। नेक्स्ट इज टाइप ऑफ ऑपरेशंस। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग होती है, एक आपकी इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग होती है और एक आपकी ऑटोमेशन होती है। थ्री है, ठीक है जी। कॉन्टिन्यूअस प्रोसेसिंग में आपकी रेपिटेटिव प्रोसेसिंग चलेगी। क्या मतलब है कि आपने होमोजेनियस प्रोडक्ट बना रहे हैं तो साथ ही आपका जो प्रोसेसेस हैं वो रिपीट पे रिपीट हो रहे हैं, एक ही प्रोसेस को आप रिपीट कर रहे हैं, वो बार बार करते 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 आपके जो एम्प्लॉयज हैं वो भी उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग। इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग के अंदर आप बैचेस के अंदर प्रोडक्ट बनाएंगे और बैच प्रोसेसिंग करेंगे उसके अंदर, या जिसको क्या कहते हैं ना कि हमें जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग करते हैं, तो वो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरमीडिएट प्रोसेसिंग जिसके अंदर आपको स्पेसिफिक जॉब मिलती है और उसी जॉब के हिसाब से फिर आप प्रोसेसेस बना के आप उसकी प्रोडक्ट्स को कंप्लीट करते हैं, उस जॉब को कंप्लीट करते हैं, और देन इफ यू हैव अनदर जॉब तो फिर उसके लिए डिफरेंट प्रोसेसेस और उसके लिए डिफरेंट आप काम करते हैं। इसके अलावा
आ जाती हैं प्रोसेसेस की टाइप्स, इसमें आपको कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग हो जाती है। मैंने आपको पहले बताया को डिज़ाइन दें, तो मशीनरी है, आप मशीन्स को कंट्रोल करते हैं, आपके तमाम फंक्शन जो है रोबोटिक हो जाते हैं। आपका जो मैन्युफैक्चरिंग सेल है उसके अंदर डिफरेंट मशीन्स इस्तेमाल हो रही हैं, यू जस्ट हैव टू गिव द कमांड एंड दे विल perform the functions, or obviously you have seen different machines doing the same task again and again, और फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम आपकी ऑटोमेशन में है कि आप एक तरह का काम तो आप मशीन से ले ही जा रहे हैं, लेकिन जब भी आप उसको उस काम का आप चेंज करना चाहें तो आप सिंपली यू चेंज द सेटिंग्स एंड द मशीन विल परफॉर्म डिफरेंटली फॉर द अदर प्रोडक्ट्स। कॉन्टिन्यूस एंड सेमी कॉन्टिन्यूस प्रोसेसिंग के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं? अ सिस्टम दैट प्रोड्यूसेस हाईली यूनिफॉर्म प्रोडक्ट्स और कॉन्टिन्यूस सर्विस। ये आपको मैंने बताया कि एक ही तरह के होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपका यूनिफॉर्म प्रोसेस है, यानी कि एक तरह का प्रोसेस है, और वही प्रोसेस जो है वो कंटिन्यू होता जा रहा है। रेपिटेटिव प्रोसेसिंग, अ प्रोडक्शन सिस्टम दैट renders one or a few highly standardized products or services। इसके अंदर एक या दो प्रोडक्ट्स बना रहे हैं और सिंपली उन्हें बनाई जा रहे हैं स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को। और इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग के अंदर हम देखते हैं क्या आता है, अ सिस्टम दैट रेंडर्स इनटू अ स्मॉल लॉट units or small lot production or service with varying specification according to customer needs। कस्टमर आपके पास आता है, उसे कहता है जी आप ये शर्ट्स बना रहे हैं विदाउट कॉलर, तो आप मुझे कॉलर के साथ ये शर्ट्स बना दें, तो दैट हैज डिफरेंट स्पेसिफिकेशन। वो कस्टमर अपनी नीड्स के हिसाब से आपको बता देता है, जिस तरह हमारी जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग में होता है, कॉस्टिंग के कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर, कि आपको स्पेसिफिक स्पेसिफिकेशंस कस्टमर बता देता है और उसके हिसाब से आप फिर माल तैयार करते हैं। जब आप उसका माल तैयार करके उसको दे देते हैं, देन दैट इज कॉल्ड एज इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग। इस स्पेसिफिक जॉब लॉट के लिए आपको कस्टमर की नीड्स देखते हुए अपने प्रोसेसेस को डिफाइन करना पड़ता है और उसकी नीड्स के हिसाब से आपको जो है प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। ऑटोमेशन प्रोसेसिंग के अंदर a machinery that has sensing and controlling device that enable it to operate automatically। आपने किसी मशीनरी को ऑटोमेटिक कमांड्स दे दी हैं और वो अपने जो है उन्हीं कमांड्स को फॉलो कर रही है। इसके अंदर कोई ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की मुझे ज़रूरत नहीं है। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, द यूज ऑफ कंप्यूटर्स इन प्रोसेस कंट्रोल। वी हैव सीन कंप्यूटर एडेड मशीनरी ओवर द टाइम। हम किसी फैक्ट्री में जाएं तो हमें नजर आएगा कि एक साइड पे उन्हें कंप्यूटर पैनल लगा होता है, उस कंप्यूटर पैनल को कमांड देते हैं तो तमाम के तमाम फंक्शंस को खुद ही परफॉर्म करता है। न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन दैट परफॉर्म ऑपरेशन बाय फॉलोइंग मैथमेटिकल प्रोसेसिंग इंस्ट्रक्शन। जी ये कंप्यूटर एडेड और न्यूमेरिकली कंट्रोल मशीन्स जो है वो आपको हर जगह पे नजर आ जाएंगी। रोबोट्स जो है आपको यहाँ पे शायद नजर ना आए, लेकिन ये आपको जापान में, चाइना में काम करते हुए नजर आ जाएंगे। और इसके बाद फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेल है, और मैन्युफैक्चरिंग सेल को जो है आपने खुद देखना है। आई विल जस्ट गो थ्रू द फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, अ ग्रुप ऑफ मशीन्स डिजाइन टू हैंडल इंटरमिटेंट प्रोसेसिंग रिक्वायरमेंट एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ सिमिलर प्रोडक्ट्स। ये सिमिलर प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, ये भी मैं पहले बता चुका हूँ। डिजाइन टू हैंडल इंटरमिटेंट प्रोसेसेस ऑफ रिड्यूस। फ्लेक्सिबल का मतलब है कि आप अपने सिस्टम को थोड़ा चेंज कर सकते हैं, याद रखिएगा। इसमें आप होमोजीनियस प्रोडक्ट्स भी बना सकते हैं, इसमें आप जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग भी कर सकते हैं, सॉरी, यानी कि अगर आपको डिफरेंट जॉब आती है कि आपने ये प्रोडक्ट ऐसे नहीं ऐसे बनाना है, कस्टमर की नीड्स के हिसाब से बनाना है, देन यू कैन डू दैट एज वेल। ऑफर रिड्यूस लेबर कॉस्ट एंड कंसिस्टेंट क्वालिटी। इसके अंदर आपकी लेबर कॉस्ट भी रिड्यूस हो जाएगी और आपकी क्वालिटी भी जो है वो बेहतरीन होगी, आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा मिलेगी। और क्योंकि बहुत से सिस्टम ऐसे होते हैं कि जो कि आप मशीनरी के अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। यू आर इफ यू हैव परचेज अ स्पेसिफिक मशीनरी फॉर अ स्पेसिफिक टास्क, it will only perform the specific task, it doesn't allow you to use it differently। अच्छा जी, आपने फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बड़े फायदे भी हैं, लेकिन उसके होते हुए कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं।
इसके अंदर आपको प्लानिंग और डेवलपमेंट के लिए थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है, क्योंकि आपको पता नहीं है, या फिर जब आपने मशीनरी खरीदी थी तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं फ्लेक्सिबल तरीके से। तो फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको जो प्लानिंग करनी पड़ती है, तो आप उसको एक ऐसी मशीन की तरह प्लान नहीं करेंगे जिसके लिए आपको स्पेसिफिक पर्पस है। अगर एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए मशीन है तो आप यू नो वेयर टू इंस्टॉल इट, और जब फ्लेक्सिबल के लिए आप देखेंगे तो यू नो दैट यू नीड अ बिगर स्पेस, और इसकी प्लेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि इसको आप 360 के एंगल पे आप इसको यूज कर सकें, हर तरफ से यूज कर सकें। कैन हैंडल ओनली नैरो रेंज ऑफ पार्ट्स वैरायटी। इसके अंदर ऑब्वियसली इतनी फ्लेक्सिबिलिटी तो नहीं होती कि आप हर तरह का इसके ऊपर काम कर लें। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में आप कुछ एक रेंज की ही आप फ्लेक्सिबिलिटी देख सकते हैं, उसमें ज़्यादा इतनी फ्लेक्सिबल चीज़ें नहीं होंगी। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर, और आई होप कि आपको ये पसंद आया होगा लेक्चर। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपको जब नया लेक्चर होगा तो हम आपको नेक्स्ट टॉपिक की तरफ लेके चलेंगे। I hope you don't have any question. If you have any question, you can ask me now. जी, मुझे कोई सवाल लगता नहीं कोई सवाल हो। थैंक यू वेरी मच बेटा, फिर अपना ख्याल रखिएगा, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट वीक। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।